गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मुक्त मूलक या जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो जो मुक्त मूलक होते हैं वास्तव में ऐसे परमाणु या ऐसे समूह होते हैं जिसमें विषम इलेक्ट्रॉन या हम कह सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनको हम बोलते हैं मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। आप इसको इस तरह डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे परमाणु या समूह जिसमें विषम इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहते हैं। इनका जो निर्माण है या इनका जो फॉर्मेशन है, तो इनके फॉर्मेशन के लिए मुख्य रूप से दो कंडीशन हमको ध्यान में रखने हैं। पहला कंडीशन कहता है कि इसमें होमोलिटिक फ्यूजन होगा। होमोलिटिक मतलब जब बंध टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा कैसा होगा, बराबर मात्रा में। ठीक है। साथ ही जो दूसरा फैक्टर होता है उसको हम बोलते हैं इस तरह से HELPR, हेल्पर। ये ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके प्रेजेंस में ही फ्री रेडिकल जो है वो बनता है। अब इसका मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए। जैसे H का मतलब होता है हीट, E का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, L फॉर आपका हो जाएगा लाइट, लाइट मतलब सनलाइट, P मतलब होता है पेरोक्साइड की उपस्थिति में, और R मतलब होता है रेडिकल। मतलब कि यदि कोई दूसरा रेडिकल उपस्थित है और वह किसी न्यूट्रल एटम के साथ, किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि होमोलिटिक फ्यूजन होने चाहिए, इन कारकों की उपस्थिति में रिएक्शन होना चाहिए, तब जाकर के फॉर्मेशन होगा आपका फ्री रेडिकल्स का। अब एक दो एग्जांपल इसके भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लें Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये आपका हो गया क्लोरीन का अणु। तो जो क्लोरीन का अणु होता है सनलाइट में कहें या फिर यूवी रेस, उनकी उपस्थिति में जब रिएक्शन होता है तो क्या होगा, इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से उपस्थित रहते हैं। तो जब इसकी उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, मतलब ये बराबर भाग में टूट जाते हैं। बराबर भाग में टूटते हैं मतलब होमोलिटिक फ्यूजन होता है। और जब होमोलिटिक फ्यूजन होता है तो ये बना लेता है Cl, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और ये दूसरा Cl, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। ये जो परमाणु है इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। उसी तरह से जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं, ये होता है इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में। ठीक है, विद्युत की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। तो जब विद्युत की उपस्थिति में रिएक्शन होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये बराबर भाग में टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, और ये बना लेता है CH3, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये क्लोरीन, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन या एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो इनको बोला जाता है आपका मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। और ये कैसे हुआ है, देखिए विद्युत की उपस्थिति में रिएक्शन हुआ है और विखंडन कौन सा हुआ है, बराबर भाग में टूटा है, मतलब होमोलिटिक समांश विखंडन यहाँ पे हो रहा है। तो जब समांश विखंडन होता है और इन फैक्टर की उपस्थिति में रिएक्शन होता है तब फॉर्मेशन होगा आपका फ्री रेडिकल्स का, तब जाकर के बनेंगे मुक्त मूलक। तो इसी तरह से बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। कुछ एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये भी आपका क्या है, फ्री रेडिकल है। उसी तरह से C6H5, यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल हो जाएगा। उसी तरह से कोई भी हेलोजन आप ले लीजिए, उसमें एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी आपका फ्री रेडिकल होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर एक मान लीजिए सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या होगा, आपका फ्री रेडिकल होगा। इसी तरह से और आप बना लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर ले लीजिए CH3, यहाँ पर मान लीजिए एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या होगा, आपका फ्री रेडिकल होगा। और इसमें आप इस H को हटा करके और एक CH3 यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये भी आपका क्या होगा, फ्री रेडिकल ही होगा। इसी तरह से जो बेंजीन रिंग वाले फ्री रेडिकल्स होते हैं या जिनको हम फेनिल समूह बोलते हैं, वो भी कई तरह के फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर भी हम मान लीजिए ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका C6H5 और ये हो गया आपका CH2, और यहाँ पर जब ये एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो ये भी आपका हो जाएगा फ्री रेडिकल।
इसकी संख्या को आप बढ़ा लो तो ये हो जाएगा आपका C6H5, इसको हम मान लीजिए ले लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा CH और यहाँ पे एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हो गया आपका फ्री रेडिकल्स। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं फ्री रेडिकल्स के, और इनको हम इन्हीं के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका एल्किल समूह है, इनको हम बोलते हैं एल्किल फ्री रेडिकल। ये आपका एलिल है तो इसको हम बोलते हैं एलिल फ्री रेडिकल। ये आपका फेनिल समूह है तो इसको बोलते हैं फेनिल या बेंजिल फ्री रेडिकल, तो उसके हिसाब से इनको हम नाम देते हैं। उसी तरह से जैसे हैलोजन वाले हैं, हैलोजन बेस्ड जो है, तो वो हैलोजन बेस्ड फ्री रेडिकल्स कहलाएंगे। तो इस तरह से उनको आप आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग कैटेगरी में ऐसे बांट सकते हैं, समझ सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके मुख्य कैरेक्टर्स या उनके लक्षण क्या होते हैं। तो जो मुक्त मूलक होते हैं वो होते हैं उदासीन, इलेक्ट्रॉन न्यून, साथ ही इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, अत्यंत क्रियाशील होते हैं और ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। इनकी जो चुंबकीय जो गुण है वो होता है पैरामैग्नेटिक। अब ये कैसे होगा इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक संरचना बना लेते हैं एक फ्री रेडिकल का। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3 और इसमें हम डालते हैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, C, ये हो गया H, इधर एक H, ये भी H, और यहाँ पे रहेगा एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम इसको देखें तो देखिए इसमें किसी तरह का कोई आवेश नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये उदासीन हो गया, प्लस ये इलेक्ट्रॉन न्यून है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देख लीजिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक बॉन्ड है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी बॉन्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन एक 7 इलेक्ट्रॉन। और अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना चाहिए, टोटल चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन न्यून है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है मतलब जब ये रिएक्शन करेगा तो कहां अटैक करेगा या कहां जाएगा, तो ऐसी जगह जाएगा जहां पे इसको पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन मिले। अब पर्याप्त मात्रा में जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहां जाकर के अटैक करेगा, वहां जाकर के जुड़ जाएगा, मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा। साथ ही अत्यंत क्रियाशील होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, या हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी जस्ट अपोजिट होता है। अत्यंत क्रियाशील है, हाईली रिएक्टिव है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, बहुत कम समय के लिए जो है वे बनेगा। अब ऐसा क्यों होता है उसको भी देख लीजिए। चूंकि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या चाहेगा, अपना ऑक्टेट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहेगा। इसी वजह से क्या करता है, ये तुरंत से रिएक्शन करता है, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, इसलिए हो जाएगा ये अत्यंत क्रियाशील। साथ ही क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है, इसका जो चुंबकीय गुण है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। अब क्यों होगा, देखिए यहाँ पे एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉनों का इस तरह से पेयर होता है तो इसको हम बोलते हैं डाईमैग्नेटिक, और जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से सिंगल होते हैं तब ये कैसा नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अकेला है, मतलब क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये होता है इसका मुख्य लक्षण। आगे देख लेते हैं कि इनमें संकरण कैसा होता है, इनका शेप कैसा होता है। तो इसके लिए हम इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। जैसे हमने संकरण में पढ़ा था, संकरण में हमने पढ़ा था कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर बराबर हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। ये हमने फार्मूला संकरण के टाइम पे पढ़ा था। मतलब कि कोई भी अणु है उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या की यदि हम जोड़ दें तो निकल आता है उसका संकरण। अब यदि हम इसकी बात करें तो इसमें आप देखिए ये बॉन्ड पेयर होगा, ये बॉन्ड पेयर होगा, ये बॉन्ड पेयर होगा, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर की संख्या, तो यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको हम बॉन्ड लोन पेयर तो नहीं मान सकते, तो लोन पेयर को हम ले लेते हैं 0 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 3, और 3 मतलब हो जाएगा आपका sp2 संकरण। तो फ्री रेडिकल्स में क्या होता है, फ्री रेडिकल में होता है आपका sp2 संकरण। अब चूंकि sp2 संकरण होता है तो इनकी संरचना कैसे हो जाएगी, तो ये हो जाता है, ये हो गया कार्बन, अब एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ओवरलैपिंग करेगा,
यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन, तो यहाँ से तीसरा हाइड्रोजन ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और इसमें ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इस तरह से p कक्षक में यहाँ पे ये अकेले इस तरह से उपस्थित रहेगा। ठीक है, अब यदि हम इनका स्ट्रक्चर देख लें तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये बना लेता है ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल, और ट्राइगोनल है मतलब बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं इनकी स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी को समझने के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये होगा आपका मेथिल रेडिकल, ये आपका प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी फ्री रेडिकल। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक R है, यहाँ पे 2 R है, और यहाँ पे आपके 3 R या 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है कार्बन से, और इसके आधार पर हम इनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नाम देते हैं। पिछली क्लास में भी हमने इसको अच्छे से पढ़ा है कि किसको प्राइमरी, किसको सेकेंडरी और किसको टर्शरी कहेंगे। ठीक है, तो अब इनके एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा या उनकी स्टेबिलिटी को कौन ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो स्टेबिलिटी को समझने के लिए देखिए यहाँ पर हम लेंगे रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं, या फिर हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के माध्यम से, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट, इनके माध्यम से हम यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी को ऑब्जर्व करते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम होगा। अब यहाँ पे हम यदि हम देखें तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, ये आपका क्या होगा? टर्शरी। तो यहाँ पर 3 एल्किल है, या यहाँ पे हम इनको R ना लिख करके, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं हम कोई सा भी एक एल्किल समूह, जैसे मैंने मान ले लिया CH3। ठीक है, यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ CH3, इसको भी अपन बना ले CH3। अब यहाँ पे देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है इस कार्बन के पास, तो इसको हम ले लेते हैं क्रियात्मक समूह। अब ये क्रियात्मक समूह हुआ तो ये क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है पहले उसको हम काउंट करते हैं। तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, ये आपका अल्फा कार्बन, तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? आपके अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 3 6 3 9, टोटल यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। उसी तरह से यहाँ भी एल्किल है, तो ये एल्किल को भी अपन CH3 ले सकते हैं, ये भी अपन चलिए ले लेते हैं CH3। तो ये आपका, अभी आपका क्रियात्मक समूह, ये आपका अल्फा कार्बन, ये भी आपका अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए? यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे इसको भी कर लो CH3, तो ये आपका अल्फा कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3, तो ये हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। यहाँ पर कोई कार्बन है नहीं। ठीक है, ये क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कोई कार्बन नहीं है, कोई कार्बन नहीं है मतलब अल्फा कार्बन यहाँ पे अब्सेंट है, अल्फा कार्बन अब्सेंट है तो अल्फा हाइड्रोजन भी अब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, कौन 0 है? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। ठीक है, और जब हम कंजुगेशन पढ़ रहे थे, हाइपर कंजुगेशन पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतने ही ज्यादा उसमें क्या होगा? रेजोनेंस होगा, वो उतने ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, मतलब उसका रेजोनेंस उतना ही ज्यादा होगा, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अब उस हिसाब से देखिए यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 6 यहाँ है, 3 यहाँ है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रेजोनेंस कौन सो करेगा? जो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा अनुनादी संरचना बनेगी, वो सबसे ज्यादा रेजोनेंस शो करेगा। तो सबसे ज्यादा कौन बनाएगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो यहां पे रेजोनेंस क्या होगा? यहां पे रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा। और हमने ये भी पढ़ा है रेजोनेंस में कि जो जितना ज्यादा अनुनाद शो करेगा वो उतना ही स्टेबल होगा। तो यहां पे चूंकि हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कम है मतलब कम रेजोनेंस होगा, इसकी स्टेबिलिटी उससे कम होगी। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन और कम है तो इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? जो टर्सरी होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी उससे कम स्टेबल होगा, प्राइमरी उससे और कम स्टेबल होगा, और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा आपका मिथाइल फ्री रेडिकल।
ठीक है। अब यदि हम इसी को इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से समझें तो कैसा होगा, देखिए अब यहां पे है 3 एल्किल समूह। एल्किल समूह क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है किसको, कार्बन परमाणु को। अब यहां पे हम जानते हैं कि जो फ्री रेडिकल में उपस्थित ये जो कार्बन परमाणु होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इलेक्ट्रॉन की वहां पे कमी होती है। ठीक है। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब वो भूखा है, यदि उसका पेट भर दिया जाए, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाए तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यदि उसकी भूख मिटी नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉन मिला नहीं है, तब तक क्या करेगा, वो बदमाशी करेगा, इधर उधर कूदेगा फांदेगा। ठीक है, कैसे भी करके अपने लिए इलेक्ट्रॉन अरेंज करने की कोशिश करेगा। ठीक, तो क्या होता है, यहां पे एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, टर्शरी में 3 एल्किल जुड़े हैं, ये डालता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, किसको डोनेट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन ये किसको डोनेट कर देता है, इस कार्बन को, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो कुछ हद तक पूरी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाता है, मतलब इसका पेट जो है वो भर जाता है। जैसे पेट भर जाता है तो क्या हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 एल्किल है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, प्लस आई इफेक्ट डालेगा अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो थोड़ी बहुत मेंटेन हो जाती है। यहाँ पर एक ही एल्किल है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को देगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो कुछ हद तक पूरी होती है। ठीक है, मतलब इसकी भूख जो है कुछ हद तक खत्म होती है। और यहाँ पे चूंकि कोई भी एल्किल समूह नहीं है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई नहीं है, कोई उसको रोटी देने वाला नहीं है, तो कोई उसको इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो उसकी भूख मिटेगी नहीं। भूख मिटेगी नहीं, इसलिए वो सबसे ज्यादा बदमाशी करेगा। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि ये सबसे कम स्टेबल होता है। ठीक है, यहां पे एक एल्किल समूह जुड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। क्यों डोनेट करता है, प्लस आई इफेक्ट कारण, जिसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी थोड़ी बहुत मेंटेन हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे 2 एल्किल है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, कार्बन को। यहाँ पे 3 एल्किल है, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे किसको, कार्बन को। मतलब यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है, जो इसकी भूख होती है, वो शांत हो जाता है, वो मेंटेन हो जाता है, वो पूरा हो जाता है इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक, इस वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये, और सबसे कम स्टेबल आपका होता है मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए इस बार हमने ले लिया है एक फेनिल समूह, फेनिल फ्री रेडिकल। एक हमने ले लिया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब एलिल फ्री रेडिकल, और एक हमारा मेथिल। ठीक है, मेथिल फ्री रेडिकल। अब ये तीनों में कंपेयर करते हैं कि तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो अब यहां पे जैसे हम यदि फेनिल की बात करें तो ये भी क्या करता है, आपका रेजोनेंस शो करता है। जैसे देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है और ये बॉन्ड टूट जाता है। इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ जाता है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में। ठीक, कैसे होता है देखिए, जैसे इसी को हम बना लेते हैं, चलिए यहीं पे बना देता हूं मैं। ये हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग, ये था आपका CH2। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आ गया यहां पे, ये पहले से था ये। अब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ये बॉन्ड यहां से टूट गया ये। तो अब क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में दोनों इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे। ये क्लियर। अब यहाँ पे क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसको यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, मतलब एक ही है ये। तो अब ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर क्या होगा, देखो अब यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये जो है ये यहाँ से ये टूट जाएगा, इसको तोड़ दिए। तो अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, चलिए मैं इसको अंदर में ही बना देता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। ये यहाँ था ये, अब ये टूट गया तो ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लिए। ठीक है, अब ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। देखिए पहले कहाँ था, ध्यान रखिए, पहले यहाँ पे था, उसके बाद अब यहाँ आ गया। ठीक है, फिर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये उसका इलेक्ट्रॉन, ये उसका इलेक्ट्रॉन, ये टूट गया। अब इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया ऐसे। इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ये थर्ड पोजीशन। मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन लिख रहा हूँ बस, ये यहाँ आ गया। अब उसके बाद फिर क्या होगा, ये आपस में फिर टूट जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, चलिए इसको अंदर बना देता हूँ मैं,
इनमें आपस में फिर बॉन्डिंग हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन फिर अपनी जगह पे, ठीक है। आप इसको यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए है बस ये। तो ये इसकी चौथी पोजीशन, मतलब ये क्या करेगा, 4 अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। अलग अलग बना सकते थे, मैंने आपको एक ही में समझाने की कोशिश करी, ठीक। तो पहले पोजीशन, पहली स्थिति कहाँ थी, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इलेक्ट्रॉन यहाँ था। उसके बाद क्या किया इसने, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। यहाँ से फिर इसने डबल बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ये फिर यहाँ पे डबल बॉन्डिंग हुई, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। फिर जैसे यहाँ पे डबल बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन अपनी मूल स्थिति में वापस चला जाता है। तो ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, कई सारे स्ट्रक्चर बनाना है, अनुनादी संरचनाएं बना रहा है, ठीक। कितने बना रहा है, 4 बनाएगा। एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, एक बार यहाँ 2, एक बार यहाँ 3, एक बार यहाँ 4 स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे यदि इसकी हम बात करें तो ये भी रेजोनेंस से करेगा। चलिए इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिर से, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा, ये बॉन्ड जैसे यहाँ पे टूट रहा था ना, वैसे यहाँ पर भी टूटेगा। ये मान लीजिए यहाँ से टूट गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर है, चाहे यहाँ लिखो मतलब एक ही है। तो ये यहाँ पे इसके साथ डबल बॉन्डिंग कर लेगा। अब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ, तो इसको आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं। तो एक संरचना ये, दूसरी संरचना ये, ठीक। फिर क्या होगा, फिर यहाँ आकर डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन के रूप में, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में चला जाएगा। मतलब ये 2 स्ट्रक्चर बना रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो अब इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, ये कितने स्ट्रक्चर बना रहा है, 2 स्ट्रक्चर बना रहा है। ये कितने स्ट्रक्चर बना रहा है, 4 स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। कितना बनाएगा, 4 स्ट्रक्चर बनाएगा। मतलब ये ज्यादा रेजोनेंस हो करेगा। तो ज्यादा रेजोनेंस हो करेगा मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसमें रेजोनेंस कम है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और यहाँ पे तो रेजोनेंस है ही नहीं, तो वो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। क्लियर। तो यदि हम इसको रिएक्टिविटी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, उसके बाद ये रिएक्टिव होगा, और सबसे कम रिएक्टिव ये होगा। स्टेबिलिटी का उल्टा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा है, उनके मुकाबले ज्यादा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे रेजोनेंस कम है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पे रेजोनेंस है ही नहीं, इसलिए वहां पे उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, मतलब वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो चलिए, ये था फ्री रेडिकल्स। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।